विज्ञान में पास होने का ट्रिक। मेरे प्यार बच्चों, अगर आप जीव विज्ञान का पेपर देने गए हो, बायोलॉजी का पेपर देने गए हो, अगर आपके बायोलॉजी के पेपर में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप इस पेपर को आप कैसे पास करोगे। मेरे प्यार बच्चों, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि बिना पढ़े बिना याद किए 100% गारंटी है टीचर खुश होकर पूरा पूरा नंबर देगा और 100% गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। मेरे प्यार बच्चों, आपको मैं बता दूं कि मेरे पास सिर्फ पेपर है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2026 बोर्ड का मेरे पास पेपर है और इस पेपर को मैं खुद अपने हाथों से इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, बिना पढ़े बिना याद किए। मेरे प्यारों, अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान 70 नंबर का जो पेपर है आप लोगों का, तो कम से कम अगर हम बात करें तो आपका 40 से लेकर 45 नंबर आप बिल्कुल आसान से ला पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 70 में 70 नंबर ला पाओगे, आप 40 से लेकर 45 नंबर आराम से आप 70 में ला सकते हो। जो मैं ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं, मैं हर साल वीडियो बनाता हूं, अगली बार भी वीडियो बनाया था, 5 लाख बच्चों ने प्यार दिया था। आप जाके वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो, 5 लाख बच्चों ने इस वीडियो को देख के गया था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि नहीं सर, जो आपने ट्रिक बताया था बिल्कुल। मैं कह रहा हूं ना कि बिना पढ़े बिना याद किए, मतलब ये नहीं कहूंगा आप लोगों को कि पढ़ के जाना है। डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठ गए हो, आपके पास पेपर आ गया है और इस पेपर को आपको किसी कीमत पे सॉल्व करना ही है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैं सबसे अगर आप पहले बात करूं तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको हकीकत में बताऊं तो कोई ऐसा ट्रिक ही नहीं है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। हाँ, कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि ऑप्शन के ऊपर डिनोट करते हैं, वो होता है 5%। 5% कुछ ऑप्शन ऐसे बन के आते हैं, मैं थोड़ा आपको डिस्कस कर देता हूं। जैसे पहला नियम ये कहता है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर इन चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन अगर आपको दिखे कि इनमें से सभी, कोई ऑप्शन अगर आपको दिखे कि इनमें से सभी, तो अधिकतर मेरे प्यार जो वाला ऑप्शन क्या होता है आप लोगों का सही होता है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आ जाए कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, अगर कोई आ जाए चारों में से कोई ऑप्शन, तो अगर हम बात करें अधिकतर यही वाला ऑप्शन जो होता है सही होता है 90%। अगर तीसरा ये दे दे इसमें से कि ए और बी दोनों सही हैं, होता है ना कोई ऑप्शन कि ए और बी दोनों सही हैं, ऐसे जब दे दे तो यही वाला ऑप्शन सही होता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि 5% ऐसे केस में ऑप्शन बनते हैं, बाकी 95% केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे बोला यहाँ पे कि टेपिटम परत का कार्य होता है। अब यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन अलग हैं, ये वाला ऑप्शन अलग, ये वाला ऑप्शन अलग, ये वाला ऑप्शन अलग, ये वाला ऑप्शन अलग। तो अब कौन सा ट्रिक लगाए, तो मैं आपको बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव में जो ट्रिक आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों लगाना है, वो यह ट्रिक लगाना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करते जाइए। आपका मन कर रहा है तो ए पे कीजिए, आपका मन कर रहा है तो बी पे, आपका मन कर रहा है सी, आपका मन कर रहा है डी। लेकिन इनमें भी अगर हम बात करें तो ए और सी जो है ऑप्शन ज्यादातर सही होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई आप लोगों के लिए बता देगा कि मैं ट्रिक बता दूंगा आप 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाओगे, नहीं। आपको कुछ बेसिक नियम है, उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। अगर तुक्का आप लगाते हो, मान लीजिए कि 5 प्रश्न है, ठीक है, टोटल 5 प्रश्न है, 5 में से 2 सही हो गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मेन चीज होता है यहाँ पे आप लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न, यह होता है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। देखिए बायोलॉजी में 5 ही प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, तो 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बनता है। अगर आप तुक्का भी लगाते हो मेरे प्यार बच्चों, तो 2 आपके तो सही हो ही जाएंगे, तो 2 सही हो जाएंगे, मतलब 5 में से 2 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिल गया। मेन चीज होता है यहाँ पे। और बाकी जो 65 नंबर का क्वेश्चन होता है वो होता है लिखने वाला। तो मैं आप लोगों को लिखने वाला क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसे मेरे प्यार बच्चों, मान के चलिए ये आ गया आपका प्रश्न संख्या दूसरे का क। दूसरे का क प्रश्न है यहाँ पे कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो मालूम है नहीं कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम क्या है, तो आप इसको कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। देखिए सबसे पहला जो आप लोगों को काम करना है वो है मेरे प्यार जो हेडिंग। सबसे पहले तो हेडिंग आप डालोगे। जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न था तो आप लिखोगे यहाँ पे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो मेन हेडिंग है मेरे प्यार उसको तो हेडिंग आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे आप कौन सा प्रश्न कर रहे हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हो, उसमें भी आप प्रश्न संख्या दूसरे का क कर रहे हो, तो एक लाइन का गैप छोड़कर आप यहां डालोगे कि प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क। प्रश्न उत्तर संख्या
दूसरे का क, यहाँ पे आपको ऐसे हेडिंग डालोगे और स्केल की सहायता से इसके नीचे कर दोगे आप अंडरलाइनिंग। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, आपके प्रश्न आया कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम, तो आपको कोशिका का नाम नहीं मालूम है तो आप इसको कैसे लिखोगे कि ताकि 1 नंबर आपको मिल जाए। देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप लिखोगे कि शुक्राणुओं को, ठीक है, देखिए बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा सा आपको लिखना है। आप लिखोगे कि शुक्राणुओं को, ऐसे लिखना है जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाले, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाले, पोषण प्रदान करने वाले कोशिकाएं, कोशिकाएं। अब कोशिकाएं तो आपने बोल दिया लेकिन कोशिकाएं का नाम मालूम नहीं है, तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाले कोशिकाएं के नाम, अब कौन कौन से नाम है, ठीक है, नाम तो आपको मालूम नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम होता है सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है, क्या होता है, सर्टोली कोशिकाएं। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर आपको तो मालूम है तो आपने लिख दिया, और जिनको नहीं मालूम रहेगा वो क्या करेंगे, वो कैसे लिखेंगे, तब मैं बताता हूं। देखिए शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम है सर्टोली कोशिकाएं। अब ट्रिक क्या होता है, ट्रिक समझिए, अगर आपको ना मालूम चले कि सर्टोली कोशिका होता है, अब कौन सा ट्रिक लगाओगे, तो ट्रिक यह कहता है कि आप जिस भी कोशिका का नाम मालूम है वो कोशिका लिख दो। अगर आपको माइटोकांड्रिया मालूम है कोई दिक्कत नहीं, आप इसका डायरेक्ट नाम लिख दीजिए कि माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया होता है, इस कोशिका का नाम लिख दीजिए। अगर यह नहीं मन कर रहा है तो आप रसधानी लिख दीजिए कि रसधानी है, रसधानी, ठीक है, नहीं तो आप राइबोसोम लिख दीजिए, ये भी तो कोशिका का नाम ही है, राइबोसोम, राइबोसोम लिख दीजिए, ठीक है, या तो आप लाइसोसोम लिख दीजिए, या तो आप लाइसोसोम लिख दीजिए। अब इससे दिमाग आपका क्या खुला कि अगर यहाँ पे कोशिका का नाम पूछा है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम सर्टोली कोशिका होता है, सर्टोली कोशिका नहीं मालूम है, माइटोकांड्रिया कोशिका लिख दीजिए, या तो रसधानी लिख दीजिए, या तो राइबोसोम लिख दीजिए, या तो लाइसोसोम लिख दीजिए, आपको नंबर मिलना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे और प्रश्न देखेंगे ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे आप लोगों का। मान लीजिए ये वाला प्रश्न आ गया कि एमटीपी और जेडआईएफटी का पूरा नाम लिखिए, ठीक है, तो जब भी आप लोगों का फुल फॉर्म वाला आएगा ही आएगा कि इसका फुल फॉर्म नाम लिखिए, तो जब भी फुल फॉर्म आ जाए उसका मैं रामबाण ट्रिक बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कैसे, सबसे पहले ख वाला कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डाल देना है कि प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख, हेडिंग आपको डालना बहुत ही काफी कंपलसरी मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ डाल लो कि दूसरे का ख आप कर रहे हैं, स्केल की सहायता से इसके नीचे आप कर दो अंडरलाइनिंग, ठीक है। अब पूरा नाम पूछा है तो आप लिखोगे यहाँ पे कि एमटीपी, एमटीपी का पूरा नाम, ये हेडिंग होगा आपका, एमटीपी का पूरा नाम, इसके बाद नीचे एक लाइन का गैप छोड़ के यहाँ पे जिफ्ट, जेडआईएफटी का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछा है, पूरा नाम का मतलब होता है फुल फॉर्म। देखिए कैसे लिखेंगे, अब मेरे प्यार से ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे एमटीपी का पूरा नाम लिखना है तो एम का फुल फॉर्म क्या होगा, मतलब कोई भी आपको लिखना है वो एम से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मेडिकल, एम से आपने कर दिया मेडिकल, अगर मेडिकल के अलावा कोई और भी दूसरा नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ एम से ही स्टार्ट करो, मेडिकोर लिख दो, ठीक है, मेडिफाई लिख दो, मतलब कुछ भी लिखना है लेकिन एम से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एम का मतलब मेडिकल लिख दिया, टी का मतलब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप ट्रांसफर लिख सकते हो या तो टर्मिनेशन, इसका रियल नेम होता है टर्मिनेशन। अब मेरे प्यार बच्चों मैं तो मालूम है मैं टर्मिनेशन लिख दिया, आपको ना मालूम चले तो आप टी से कुछ भी लिख दो, ट्रांसफर लिख दो, ठीक है, टर्मिनेशन हो गया। और भी कोई वर्ड लिखो जो टी से स्टार्ट हो, तो यहाँ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ पी से प्रेगनेंसी, पी से क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेगनेंसी। अगर ना मालूम चले तो आप पी से कोई भी वर्ड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह जिफ्ट का पूरा नाम, तो जैसे जेड है तो जेड से हो जाएगा जाइगोट, यहाँ पे मैंने लिख दिया जाइगोट। ना मालूम चले आपको तो जेड से कोई भी वर्ड यहाँ बनाकर लिख दीजिए। इसी तरह आई से क्या होता है इंट्रा, आई से क्या हो जाएगा इंट्रा, और एफ से फेलोपियन, फेलोपियन, फेलोपियन मतलब जाइगोट इंट्रा फेलोपियन। बचा आपका टी, टी से मैंने यहाँ पे ट्रांसफर लिख दिया, ट्रांसफर, ट्रांसफर
हो गया, फुल फॉर्म बन गया भाई। तो ऐसे आपको कम करना है। फुल फॉर्म का मतलब यही होता है कि जैसे एम से स्टार्ट कर रहे हो तो एम से यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। टी का कोई भी वर्ड लिख रहे हो मतलब टी से वो स्टार्ट होना चाहिए, टर्मिनेशन। पी से लिख रहे हो तो पी से जैसे प्रेगनेंसी, आप कुछ भी वर्ड लिखो लेकिन पी से स्टार्ट होना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो ये होता है फुल आ गया। ठीक है, तो तीसरे का क आ गया। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग बनाओगे कि प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क है तो आप लिखोगे तीसरे का क, और ऊपर आपको हेडिंग डाल देना है यहाँ पे ऊपर कि लघु-उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ऊपर आपको लिख देना है यहाँ पे कि लघु-उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। एक लाइन का गैप छोड़कर ये वाला लिखिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क। ये हेडिंग आपने डाल दिया। तीसरे का क क्या बोला है उसको देख लेते हैं। बोला है कि अफीम क्या है या किस पौधे से प्राप्त होता है, 2 नंबर। तो मेरे प्यार बच्चों आपको मालूम है अफीम क्या होता है। तो अफीम एक क्या है, नशीला पदार्थ है जिससे नशा होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कैसे इसका उत्तर लिखोगे कि अफीम एक नशीली पदार्थ है, ऐसे लिखोगे। अफीम एक नशीली पदार्थ है। ठीक है, नशीली पदार्थ है। यह किस पौधे से प्राप्त होता है, तो आप लिख दोगे यह पोस्त नामक पौधे से प्राप्त होता है। पोस्त नामक पौधे से प्राप्त होता है। अगर आप पोस्त का पौधा का नाम नहीं मालूम है तो कुछ भी पौधे का नाम लिख सकते हो। पोस्त नामक पौधे से प्राप्त होता है। जब पौधे का नाम आपको मालूम चल जाए कि पोस्त नामक पौधे से प्राप्त होता है तो आप इस तरह लिखिएगा कि पोस्त के कच्चे फल, ऐसे बना के लिख सकते हैं आप कि पोस्त के कच्चे फल को काटने पर जो दूधिया मतलब दूध कलर का जो रस निकलता है, दूधिया रस निकलता है, उसे सुखाने पर अफीम बनता है। उसे ऐसे लिख सकते हो, उसे सुखाने पर अफीम बनता है। ऐसे बना के लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, अफीम बनता है। देखते हैं कौन नंबर आप लोगों को नहीं देता है। पूरा का पूरा नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। तो समझ में आ गया ना इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हम लोग बनाते हैं। जैसे प्रश्न और यहाँ पे दिया, इस प्रकार का प्रश्न बहुत ज्यादा देता है कि ग्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मतलब कितना होती है। गुणसूत्रों की संख्या तो आपको मालूम है नहीं, तो आप लिखोगे कैसे, समझिए। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का ख है ना, तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालोगे कि प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का ख। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का ख। आप एक चीज बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से उस चीज को समझ लीजिएगा कि देखिए एक काम आपको करना है कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी प्रश्न को छोड़ना है। आपका टारगेट क्या रहेगा बायोलॉजी में, अगर आप 40 से लेकर 45 नंबर लाना चाहते हो तो यह काम पहले करना है कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और सादा पेज बिल्कुल नहीं छोड़ना, मतलब एक भी पेज आपका सादा ना हो, मतलब सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देकर उस पेज को भर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो यह ट्रिक लगा देना। जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं वही ट्रिक आप लोगों को अपनाना है। टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा, इस बात का दावा करता हूं। बस जो ट्रिक बता रहा हूं उसको आप समझते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जैसे ये ट्रिक अभी बोला था ना, इसमें क्या बोला है प्रश्न में कि क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्लाइनफेल्टर था तो लिखेंगे यहाँ पे क्लाइनफेल्टर, ये हेडिंग बना देंगे। एग्जामिनर को समझ में आएगा कि बहुत बढ़िया हेडिंग बना के लिखा है। तो क्लाइनफेल्टर आपने हेडिंग बना दिया। इसको कैसे लिखना है, डायरेक्ट गुणसूत्रों की संख्या नहीं लिखना है कि 22 होता है कि 33 होता है कि 47 होता है कि 45, डायरेक्ट नहीं लिखना है। आपको लिखना किस प्रकार है, देखिए बना कर लिखना है। आप लिखोगे सबसे पहले कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में गुणसूत्रों की संख्या। अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वैसे तो 47 होती है,
47 होती है, और जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि 47 होती है वो 45 लिख दें, 32 लिख दें, 33 लिख दें, 35 लिख दें, कुछ भी लिख दें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हमसे एक पूछा हुआ था टर्नर सिंड्रोम, तो एक लाइन का गैप छोड़कर आप लिखिए टर्नर सिंड्रोम। अब सेम ट्रिक यही अपनाना, इसमें भी सेम ट्रिक यही है। इसमें लिखोगे कि टर्नर लिखोगे टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में गुणसूत्रों की संख्या, अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है इसमें? तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 45 होती है। कितनी होती है? उससे 2 कम होती है, 45 होती है। जिन बच्चों को नहीं मालूम है 35 लिखिए, 33 लिखिए, 38 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लो भाई, क्लाइनफेल्टर का भी जवाब मैंने दे दिया, टर्नर सिंड्रोम का भी जवाब दे दिया। समझ में आ गया आप लोगों को? यह काम आप लोगों को करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए कुछ प्रश्न और देख लेते हैं इसमें। चलिए मान लेते हैं कि ये वाला प्रश्न अगर आपके एग्जाम में दे दे कि प्रतिजैविक क्या है कि निर्दोष सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। अब इस प्रश्न का जवाब आप कैसे दोगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रतिजैविक क्या है? देखिए प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का घ है, तो सबसे पहला जो काम करना है वो आपका हेडिंग का। तो सबसे पहले तो हेडिंग आप डालोगे कि प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का घ, तो आप लिखोगे तीसरे का घ, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का घ। क्या बोला है कि प्रतिजैविक, तो पहली हेडिंग तो हम डालेंगे प्रतिजैविक। हमें नहीं मालूम है कि प्रतिजैविक क्या होता है, उसका उत्तर हम लोगों को लिखना ही लिखना है। कैसे लिखोगे? देखिए तो प्रतिजैविक में आप लिख सकते हो कि लिखिएगा जैविक मतलब रासायनिक पदार्थ होता है, तो आप लिखिएगा वे रासायनिक पदार्थ। ऐसे बना के आप लिख सकते हो कि वे रासायनिक पदार्थ हैं, प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो कुछ सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म मतलब छोटे जीवों, ऐसे लिख सकते हो, कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे लिख सकते हो, सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। और क्या करता है वो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को रोकता है। लिख सकते हैं कि वे रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, जिसे हम लोग जीवाणु बोलते हैं, करने वाले जीवाणु लिख सकते हो, या बैक्टीरिया भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उत्पन्न करने वाले जीवाणु को रोकता है उसके वृद्धि में मतलब उसकी जनसंख्या को रोकता है, वृद्धि में क्या करता है? रोकता है। और क्या करता है? उन्हें खत्म करता है या नष्ट करता है, और उन्हें नष्ट कर देता है, ऐसे बनाकर आपको लिख देना, नष्ट कर देता है। और आपसे पूछा था इसमें कि निर्दोष सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, तो 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखना है जो कि आपको मालूम है नहीं, तो आप लिख सकते हो कि पहला पेनिसिलियम, क्या लिख सकते हो? पेनिसिलियम। इसको इसमें इस तरह लिख देना कि इसमें जो होता है, ऐसे लिखेगा, इसमें पेनिसिलिन बनता है, ऐसे लिख दीजिएगा। और दूसरा यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी बनाकर, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। आपका मन करे मेरे प्यारों चो तो उसमें कुछ भी ग्लाइस्टोमाइसिस ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस में लिखेगा कि इसमें जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन बनता है, ऐसे लिख सकते हो बनाकर, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनता है। लो भाई, इसका भी आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ भी